जबलपुर से आ रही है बड़ी खबर। मिठाई के कारखाने में खाद्य विभाग का छापा। नमकीन बनाने की जगह मिले कॉकरोच। खाद्य विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई। भारी गंदगी के बीच बनाई जा रही थी मिठाइयां। भरतीपुर की दुर्गा स्वीट्स के कारखाने में टीम ने की कार्रवाई। दुर्गा स्वीट्स के संचालक राम बहुर साहू का बताया जा रहा कारखाना। टीम ने मिष्ठान और अन्य सामग्री बनाने पर लगाई रोक। कारखाना संचालित करने का भी नहीं है लाइसेंस। खाद्य सुरक्षा प्रशासन का जो संभागीय उड़न दस्ता है, फ्लाइंग स्क्वाड जिसको कहते हैं, वो हम अभी यहाँ भरतीपुर में है एक साथ। भरतीपुर में मेथोडिस्ट चर्च के पीछे एक साहू जी का एक प्रोडक्शन है। यहाँ स्वीट्स बनते हैं, नमकीन बनते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन काफ़ी गंदगी है। तो दीवारें पूरी की काली होना, बहुत लंबे समय से दीवारों पे कोई रिपेयर नहीं हुआ है, तो दीवारें ऐसे बहुत जगहों से वहाँ प्लास्टर निकला हुआ है, पूरी दीवारें काली हैं। कुछ जगहों पे कॉकरोच हैं, जहाँ पे कॉकरोच ऐसी जगह पे जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। तो ऐसी चिंताजनक जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमें स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो हम यहाँ सैंपल भी कर रहे हैं और साथ-साथ सुधार के लिए हम इनको निर्देशित कर रहे हैं। जब तक सुधार ना हो तब तक यहाँ पे काम ना करें, और काम करने के बाद लाइसेंस अप्लाई करें, और एक बार लाइसेंस ग्रांट होने के बाद बिज़नेस किया जा सकता है। सर, इनके द्वारा तैयार किया गया मटेरियल किन किन प्रतिष्ठानों में जाता है? यहाँ जो बनाते हैं वो गलगला चौराहे पे, गलगला तिराहा है शायद, वहाँ पे भी इनकी एक दुकान है दुर्गा स्वीट्स के नाम पे, वहाँ पर सेल होती है। तो क्या अब आपका ये रहेगा कि वहाँ पे भी जाके चेक करें? नहीं, देखिए, इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स यहीं पर हैं, यहीं से बनकर वहाँ पे जाते हैं। जो इश्यूज़ हैं वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो संरचना है होती है, जो ढांचा है, बेसिक प्रॉब्लम उस चीज़ की है। तो काफ़ी गंदगी है, जैसे फर्श में फर्श ख़राब होना, दीवारें ख़राब होना, कॉकरोच वगैरह होना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दुकान में हमें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि दुकान को लोग सभी प्रेजेंटेबल बना के रखते हैं, काफ़ी अच्छा सा दिखने वाली दुकान होती है सभी की। लेकिन ऐसे छुपी हुई जगहों पे जब फैक्ट्रीज़ होती है तो कई बार लापरवाही होती है, और इसीलिए हमें जाकर हमें चेक करना पड़ता है। आपका नाम सुनना। देवेंद्र कुमार दुबे, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। जबलपुर जनपद में वेतन घोटाला उजागर। 4 कर्मचारियों पर 50 लाख से अधिक की रिकवरी। जबलपुर जनपद पंचायत में एक बड़ा वेतन घोटाला सामने आया है, जिसमें कर्मचारियों ने बिना किसी शासकीय आदेश के खुद का समयवान वेतनमान बढ़वा लिया। वर्ष 2006 से इन कर्मचारियों ने अवैध रूप से बढ़ा हुआ वेतन लिया, जबकि शासन के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जनपद पंचायत कर्मियों को समयवान वेतनमान का लाभ मिलता ही नहीं है। स्थापना शाखा की लिपिक साधना अवस्थी, पति मदन अवस्थी, राजकुमार, मनोरमा श्रीवास्तव और ऑपरेटर मनीरमा की जांच में यह खुलासा हुआ कि इन सभी ने लंबे समय तक यह लाभ उठाया। जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने बताया कि न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की अनियमितताओं की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद अब रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साधना अवस्थी से 16 लाख, राजकुमार से 15 लाख और मनोरमा श्रीवास्तव से 8 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश जारी करने की तैयारी हो चुकी है। वहीं ऑपरेटर मनीराम की ऑडिट रिपोर्ट कार्यालय पहुंचने के बाद उसकी रिकवरी भी तय की जाएगी। जनपद पंचायत के अधिकारी विजय पांडे के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद कार्यवाही अंतिम चरण में है और आदेश जल्द ही जारी हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि अंतिम आदेश के बाद इस सूची में और नाम भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई फाइलें अभी जांच के अधीन हैं। पंचायत के कुछ कर्मचारी हैं जिन पर रिकवरी निकली है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास, क्या मामला है? बेसिकली जनपद जबलपुर का यह मैटर है। शासन के कुछ जो है निर्देश हैं कि जो समयमान वेतनमान होता है वो जनपद के कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होता है। तो उसी तारतम्य में जो है इसकी जांच जो है हमने पूरे ज़िले में ही इसके लिए निर्देशित किया हुआ है, और शासन के भी उस तरह के निर्देश हैं कि अगर किसी को गलत तरीके से इस प्रकार के कोई वेतन निर्धारण करते हुए अगर कोई राशि दी गई है तो उसकी वसूली की जानी है। उसी के संबंध में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये किस तरह से इनको एक्स्ट्रा राशि मिलने लगी, क्योंकि वेतन तो तय होता है शासन के द्वारा, ये कैसे इनको मिलने लगा बढ़कर? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी होते हैं उनको समय समय पर समयमान वेतनमान दिया जाता है, तो उसके प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन ये प्रावधान जो है जनपद पंचायत के ऊपर लागू नहीं होते। जनपद पंचायत के कर्मचारी जो हैं वो उस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा इस तरह के जो शासन के निर्देश थे उसके तारतम्य में उनके द्वारा स्वयं के जो है समयमान वेतनमान लगवा लिए गए कतिपय कारणों से या कतिपय परिस्थितियों में। तो उन सब की जांच हो रही है। जो उसके लिए पात्रता नहीं रखते उन सब के वो वेतनमान के बेसिस पर जो गलत निर्धारण हुआ है उसके बेसिस पर रिकवरी निकाली जा रही है। इस वेतनमान को बढ़ाने में कोई आरोपी सामने आया है कि किसने इसे बढ़ाया है, किसके
द्वारा ही बढ़ाया गया। अब उस समय किसने उसको पुटअप किया है और वो सब किया है, उसकी जो जांच पृथक से की जाएगी। वर्तमान में तो उद्देश्य है कि अगर किसी को गलत तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि बेसिकली रिटायरमेंट के बाद भी सबकी वसूली होती है, क्योंकि लोकल फंड एंड ऑडिट से उसका सबका परीक्षण होता है, उसके बाद ही फिर उनके मतलब बाकी भी फाइनल जो होता है, तो इसलिए अभी से उन सब की जाँच करवा के वो सब वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसमें से कौन से कर्मचारी जिनके से रिकवरी निकाली गई? अब वो पूरी लिस्टिंग है, मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से भी याद नहीं मतलब ऐसे नामजद पता नहीं है, वो लगभग पूरे ज़िले में इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जबलपुर पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से शहर में गुम हुए और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद कर प्रतिमाह उनकी रिकवरी करते हुए उन्हें उनके असली मालिक तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों जबलपुर पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम से 78 मोबाइल जो कि चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे, उन्हें तलाशते हुए उनके असली मालिकों तक पहुँचाए गए हैं। इस दौरान जबलपुर पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल वितरण कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को डिजिटल अरेस्ट और अन्य तरीके के साइबर फ्रॉड से बचने के हुनर सिखाए जा रहे हैं। आज आपको गुमा हुआ जो आपका मोबाइल था वो आज एसपी ऑफिस में एसपी ने दिया है, कैसा लग रहा है और कब मोबाइल गुमा था? जी 16 दिन पहले गिरा था सर, और हम तो इस चीज़ की अपने आत्मिक से इसका उम्मीद छोड़ चुके थी कि गुमा अब नहीं मिलेगा, पर भगवान ने दिया। कौन सा मोबाइल था आपका? रिबैंड का। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात करी जो आज मेरे को 14,000 का मोबाइल रिपीट में मिला। आप लोगों को सभी को हम पुलिस के लिए क्या बोलेंगे जो तत्पर बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी पुलिस स्थापित हैं तलवारा से, जो उनने यहाँ भेजा और आज हमारे यहाँ जो एसपी साहब है उनके कर कमलों द्वारा हमें ये मोबाइल प्राप्त हुआ। नाम भगवान दास गोस्वामी। साइबर सेल द्वारा जो गुम मोबाइलों की शिकायतें थी, पोर्टल से शिकायतें थी प्राप्त हुई थी, उन प्राप्त मोबाइलों का आज बांटा गया है। अब मोबाइलों का वितरण प्रत्येक महीने किया जा रहा है, तो पिछले 30 दिनों में या 28 दिनों में जो मोबाइल हमको मिले हैं उनका वितरण आज किया जा रहा है। इनकी संख्या लगभग 75 की है, और इस मौके पे सभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी जागरूक किया गया और सड़क सुरक्षा के संबंध में भी लोगों को बताया गया। सभी लोग काफ़ी उत्साही भी हैं अपने खोए हुए मोबाइलों को पाके, और उनको कैसे मोबाइल का सुरक्षा रखा जाए इस संबंध में भी उनको ब्रीफ किया गया। सेमनाबाद को जिला बनाने की मांग को लेकर जबलपुर अतिरिक्त कमिश्नर अमर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में सैकड़ों लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने सेमनाबाद को जिला बनाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि सेमनाबाद जिला बनाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। सेमनाबाद में नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशन, एसडीएम कार्यालय, एसडीओपी कार्यालय और कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। सेमनाबाद को जिला बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है। लोगों को मानना है कि जिला बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल लोगों ने कहा कि सेमनाबाद की भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध संसाधन इसे जिला बनाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। लोगों ने कहा कि वे अपनी मांग के समर्थन में सड़कों पर उतरने से नहीं हिचकिचाएंगे। सेमनाबाद के लोगों का कहना है कि जिला बनने से क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जिला बनने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अब देखना होगा कि सरकार सेमनाबाद को जिला बनाने की मांग पर क्या निर्णय लेती है। क्या सरकार सेमनाबाद को जिला बनाने के लिए अधिसूचना जारी करेगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सेमनाबाद के लोग अपनी मांग को लेकर गंभीर है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम लोग बिस्तर कार्यालय सारे लोग आए हैं सलीमनाबाद से। हम लोगों की मांग है कि सलीमनाबाद को ज़िला बनाया जाए, क्योंकि सलीमनाबाद जो है वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और ज़िला मुख्यालय से काफ़ी दूर है, और सलीमनाबाद जो भारत का केंद्र बिंदु भी है। सलीमनाबाद जो है भारत का सेंटर पॉइंट भी है और ऐतिहासिक भी सलीमनाबाद रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से सलीमनाबाद एक प्रशासनिक कार्यालय रहा है। वर्तमान में सलीमनाबाद में एसडीओपी कार्यालय भी है, एसडीएम कार्यालय भी है, तहसील भी है, कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है और रेलवे स्टेशन भी है, नेशनल हाईवे है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से सलीमनाबाद बहुत ही उपयुक्त है ज़िला के लिए, क्योंकि सलीमनाबाद से अगर देखा जाए तो
सिलौड़ी जो है कटनी ज़िले में आता है अभी सलीमनाबाद, तो कटनी ज़िला मुख्यालय से सिलौड़ी लगभग 90 किलोमीटर होता है। वहीं अगर दूसरा छोर देखा जाए बाकल, तो वो भी कटनी ज़िला मुख्यालय से 90 किलोमीटर के आसपास होता है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा पिछड़ा हुआ है, जबकि ये दोनों क्षेत्रों के बीच में सलीमनाबाद एक मुख्य है, सेंटर पॉइंट है। इस हिसाब से अगर सलीमनाबाद को ज़िला बनाया जाएगा तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। और ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक लाभ नहीं मिल पाता, जबकि सलीमनाबाद में माइंस उद्योग भी है, गवर्नमेंट लैंड भी है और मार्बल सिटी के नाम से भी सलीमनाबाद जाना जाता है। इस लिहाज से हम लोग जिस तरीके से विकास होना चाहिए सलीमनाबाद क्षेत्र का, वो विकास नहीं हो पाया है। इसलिए हमारा सभी का मांग है, सर्वदलीय मांग है कि सलीमनाबाद को ज़िला बनाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार से हमारी निवेदन है और मांग है कि सलीमनाबाद को जल्द से जल्द ज़िला घोषित किया जाए। समूह से आप लोग ये मांग हम निरंतर ये मांग करते आ रहे हैं। कई बार हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है, पर्सनली भी ज्ञापन सौंपा है और जिला कलेक्टर के माध्यम से भी ज्ञापन सौंपा है, तहसील के माध्यम से भी ज्ञापन सौंपा। लगातार हम प्रयास में लगे हुए हैं और आज हम कमिश्नर कार्यालय जबलपुर आए हैं इसी विषय को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए कि कमिश्नर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द सलीमनाबाद को जिला बनाया जाए, उसकी अधिसूचना जारी की जाए। आज हम सभी सर्वदलीय लोग, सभी दलों के लोग आए हैं कमिश्नर कार्यालय में। हम सभी लोगों की सलीमनाबाद ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों की मांग है कि सलीमनाबाद को ज़िला बनाया जाना चाहिए, जो कि हमारी सलीमनाबाद बहुत पूर्व से ही पहले से ही हम लोगों की मांग चल रही कि सलीमनाबाद को ज़िला बनाया जाना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे भैया ने बताया कि सलीमनाबाद केंद्र बिंदु है या सारी भी सुविधाएं जो हैं वो सलीमनाबाद में उपलब्ध हैं। केंद्र बिंदु भी है और वहाँ पे पर्याप्त भूमि भी है जिस पे सरकारी कार्यालय भी बन सकते हैं और पूर्व में ही बहुत सारे कार्यालय वहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए हम सबकी मांग है कि सलीमनाबाद को जल्द से जल्द ज़िला बनाया जाए। ज़िला बनने से मुख्य बात तो ये है कि जिस तरीके से सलीमनाबाद में माइंस हैं और भी जो चीज़ें हैं, राजस्व जाता है और उस जितना राजस्व सलीमनाबाद से जाता है उतना मेरे को लग रहा मध्य प्रदेश में दूसरे या तीसरा स्थान होगा। लेकिन उस तरीके से ना सलीमनाबाद का विकास हुआ, ना उस वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सलीमनाबाद को ज़िला बनाया जाए। किस जिले में आता है सलीमनाबाद? अभी कटनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। कितने किलोमीटर है? वो 36 किलोमीटर है। आपका नाम? राधेश्याम गोलू तिवारी। फिल्मी स्टाइल में ब्रिज के रेलिंग तोड़ते हुए 15 फीट नीचे गिरी कार के उड़े चिथड़े का कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कचपुरा ब्रिज में देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होते हुए फिल्मी में स्टाइल में ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए 15 फीट नीचे सड़क पर गिर गई। वही कार जैसे ही नीचे गिरी तो धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। वही कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन गनीमत यह रही कि कार के इस दौरान एयर बैग खुल गए, जिससे कार में बैठे 4 लोग बाल बाल बच गए, जिन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार से बाहर निकलने के बाद कार सवार लोग कार लेकर मौके से चले गए। वहीं सुबह ब्रिज के रेलिंग टूटी हुई देख राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। इस संबंध में थाना प्रभारी संजीवनी नगर ने बताया कि देर रात एक कार कचपुरा ब्रिज से नीचे गिर गई थी, जिसमें बैठे कार सवार लोग सुरक्षित बच गए और वह रात में ही अपनी कार लेकर चले गए। बहरहाल मामले की जाँच की जा रही है। रात्रि स्टाफ जो हमारा था गश्त में, ऐसी सूचना भी सवेरे हमको बताई कि रात्रि में एक 4 व्हीलर कार थी जो कचपुरा पुल की रेलिंग से टकरा गई थी, जिसमें 3-4 लोग सवार थे, लेकिन किसी को कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं हुई। कार का एयरबैग खुल जाने से वो कार के सामने का हिस्सा जो है चिथड़े उड़ गए थे, जिस कारण से वो उसके टुकड़े वगैरह वहाँ पे पड़े हैं। बाकी कोई कैजुअल्टी ऐसा नहीं हुई। फिर वो कार स्वयं चला करके ले गए थे। सर, ये हादसा हुआ कैसे? कितने बजे? 1:30 बजे के आसपास ये घटना बता रहे हैं। अब हुआ कैसे, तो चूंकि वो ड्राइवर ही बता पाएंगे कैसे हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताए थे लोग स्टाफ से कि बोले हम लहरा करके जो है गाड़ी हमसे अचानक वो हो गई, इस कारण से टकरा गई थी। क्या सर कार चालक नशे में था? अब इसी विषय कोई ऐसी परीक्षण तो हुआ नहीं कि कैसे बता देंगे नशे में था। कहाँ गिरी गाड़ी? गाड़ी कहाँ गिरी, कौन थे? नहीं, ये अभी जानकारी अपने पास नहीं है। गाड़ी का विजुअल जरूर लिया स्टाफ ने, ऐसी जानकारी है, तो वो शाम अभी आएंगे ड्यूटी के बाद तो उनसे जानकारी ले लेते हैं।
जबलपुर के सिहोरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब और तेज हो गया है। आंदोलन में बैठे आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रमोद साहू की अन्न जल त्यागने के बाद तबीयत बिगड़ गई और उन्हें देर रात सिहोरा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया और उनकी तबीयत खराब होने पर जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। बिगड़ने पर क्षेत्र में इस समय हालात अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर हर वर्ग का समर्थन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 9 दिसंबर से जारी सिहोरा जिला आंदोलन का यह तीसरा दिन है और खितौला से लेकर सिहोरा तक पूरा बाजार लगातार दूसरी बार पूरी तरह बंद रहा। पहले ही दिन सभी निजी स्कूलों में अघोषित अवकाश घोषित कर दिया गया था और प्रदर्शनकारी सिहोरा को जिला घोषित किए जाने, सरकार से तुरंत निर्णय करने की मांग कर रहे हैं और तरह तरह के धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान सिहोरा की ओर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर रोजमर्रा मजदूरी का जीवन यापन करने वाले लोगों को सिहोरा बंद रहने की काफी परेशानी हो रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय तक बंद रहने से आजीविका पर गहरा असर पड़ने लगेगा। 3 तारीख से सिहोरा में क्रमिक अनशन चल रहा है सिहोरा जिले को लेके और 6 तारीख से हमारे आरएसएस के प्रमोद साहू जी, जो बहुत सीनियर संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष थे और पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आरएसएस के लिए उन्होंने सेवाएं दी, एक ऐसे व्यक्ति 6 तारीख से अन्न त्याग दिए थे और 9 तारीख से जल त्याग दिया उन्होंने। और आज आप हॉस्पिटल आए हुए हैं, देख रहे हैं उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते जा रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ना तो विधायक जी ने, ना सांसद जी ने, ना मंत्री ने, ना सीएम साहब ने, किसी ने भी उनकी सुध लेने की स्थिति नहीं ली है, खबर नहीं ली है। आने वाले समय में अगर कोई ऐसी गंभीर स्थिति निर्मित होती है तो इसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। सिहोरा की जनता की सिर्फ एक मांग है, सिहोरा के लोग इस बार ठान चुके हैं कि हमको हमारा अधिकार, हमारा हक चाहिए। सिहोरा की जनता को सिहोरा जिला चाहिए और उसकी लड़ाई जारी है और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रमोद साहू जी को ईश्वर स्वस्थ रखे। हम उनके सामने सिहोरा को जिला बनते देखना चाहते हैं। तारीख से प्रमोद भाई साहब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 6 तारीख को उन्होंने अन्न त्याग दिया था और 9 तारीख से उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया और सिर्फ वो सिहोरा के भविष्य की खातिर अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक इतने दिन हो गए हैं, प्रशासन के किसी जवाबदार व्यक्ति ने, जिले लेवल के किसी अधिकारी ने यहाँ आकर के उनके स्वास्थ्य का कोई समाचार नहीं लिया, कोई हालचाल नहीं लिया। विधायक गायब हैं, उनका पता नहीं है, मंत्रियों का पता नहीं है, मुख्यमंत्री ने कोई खबर नहीं दी। लेकिन सिहोरा के लोग दृढ़ संकल्पित हैं, अटल हैं कि जब तक सिहोरा जिला नहीं बन जाता तब तक वो अपने मार्ग पर अडिग हैं और सिहोरा लेके रहेंगे सिहोरा जिला। बंद के दौरान दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जबलपुर सिहोरा और खितौला क्षेत्र में गुरुवार को लगाए गए बंद के बीच उस समय सनसनी फैल गई जब थाना खितौला में क्षेत्र में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंद के चलते हर चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद अपराधियों ने वारदात को अंजाम देकर मौके से आसानी से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। घटना वार्ड क्रमांक 17 खितौला की ही है, जहां निवासी धर्मेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ चिंटू 42 वर्ष पिता रणनीत सिंह ठाकुर को दोपहर करीब 1:15 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली सिर पर लगी, जिससे चिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्षेत्र में बंद और भारी पुलिस उपस्थिति के बावजूद अपराधियों का कोई सुराग न लगना स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश पैदा कर रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में अलग अलग टीमें लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा तकनीकी सहायता की मदद से आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है, मगर परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र के अपराधी आसू विश्वकर्मा पर आरोप लगाया गया है। इस वारदात के बाद खितौला और सिहोरा क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गोली मार के क्या है पूरी अभी तक क्या जानकारी आई है, कौन है आरोपी और ये हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो खितौला तिराहा तरफ खितौला से आते हैं उस रास्ते में एक घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची जहाँ पे पता चला कि एक चिंटू उर्फ धर्मेंद्र है जिसकी गोली मारकर युवकों द्वारा हत्या कर दी गई है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और लगातार इसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो भी आरोपी आएंगे उनको पकड़ के जो है आरोप गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग थे गोली मारने वाले, कुछ पता चला है? जो अभी तथ्य आए उसके सामने जो समझ में आ रहा है लगभग 2 लोग इसमें हैं जो बाइक से आए थे गोली मारने के लिए।
विवाद क्या था, किससे विवाद था इनका? अभी इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। पहले आरोपियों की पहचान की जाएगी, तभी जो सही विवाद है वो सामने आएगा। अस्सु विश्वकर्मा नाम बता रहे हैं परिवार, परिजनों के द्वारा बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन जो फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अस्सु विश्वकर्मा का कोई विवाद था, इससे रंजिश थी? परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा है कि विवाद था, लेकिन अभी तक जो है विवेचना में जो चीज़ें आएंगी उसको देख के कार्रवाई होगी। पुलिस रिकॉर्ड में अस्सु विश्वकर्मा के खिलाफ में क्या जानकारी? हाँ, पुलिस रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके खिलाफ में कई मामले दर्ज हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तुम्हें दे दो। बताइए क्या, कौन थे ये आपके और क्या विवाद था? जी मेरे बड़े भैया थे और इनकी पुरानी रंजिश चलती थी अस्सु विश्वकर्मा और इनकी। जब इन दोनों ने अस्सु ने इनको 2-3 बार धमकी भी दी है मारने की, और अब इसके बाद पुलिस प्रशासन के पास सब कुछ पता होने के बाद भी उनका कोई सहयोग नहीं किया गया। और जब उसको अकेला घूमता रहा तो उसको आश्वासन देते रहे कि अरे तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति में, इस चक्कर में वो अकेला रहता रहा कि चलो यार कोई मेरे को कुछ नहीं कर सकता। क्या करते थे आपके भैया? मेरे भैया का रेत का काम था, ट्रेडर्स का काम करते थे। चुनाव वगैरह भी लड़े थे? चुनाव वगैरह लड़े थे। चुनाव कौन सा चुनाव? पार्षदी का चुनाव लड़े थे। अस्सु को लेकर रंजिश थी क्या? कुछ साल पहले अस्सु और भैया की बहस हुई थी, जिसके कारण अस्सु ने भैया को गोली मार दी थी। और उसके बाद जब वो जेल से छूटा है तो उसके बाद उसने फिर दोबारा मारने की धमकी दी थी। करता क्या है ये अस्सु? कुछ नहीं, उसके आवारगी के अलावा कोई काम नहीं है। चाहे लूटी डकैती यही सब उसका काम है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। आपका नाम? आपका नाम? मैं तो रेत का काम करता हूँ। राहुल। बीते दिनों हुए मदन महल स्टेशन के पास में रेल दुर्घटना के बावजूद भी अभी तक रेलवे ने सीख नहीं ली है। यही कारण है कि अभी भी लोग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर पटरियों को पार करते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं कोई भी विभागीय अधिकारी या रेलवे पुलिस द्वारा उन पर रोक टोक नहीं लगाई जा रही है। इससे रेलवे प्रशासन की उदासीनता कहे या फिर दोबारा दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में आम जनता की जान से खिलवाड़ खुलेआम किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारियों ने मौन व्रत धारण कर लिया है। अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन पूर्व में हुई दुर्घटना से कोई सीख लेता है या फिर उसकी उदासीनता के चलते एक नई दुर्घटना घटित होती है। जबलपुर के तिलहरी क्षेत्र में संचालित बालाजी मिष्ठान में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दबिश देते हुए मिठाई की दुकान का वाचन निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई दुकान में काफी अनियमितताएं पाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि उन्हें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि डिलीवरी स्थिति बालाजी मिष्ठान में घटिया गुणवत्ता वाली मिठाइयों का विक्रय किया जा रहा है। शिकायत पर तत्काल ही उड़न दस्ते की टीम उक्त मिठाई की दुकान पर पहुंची, जहां पर उन्होंने पाया कि रसगुल्ला और जीने में कीड़े लगे हुए थे। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए अन्य मिठाई के भी सैंपल लिए, साथ ही दुकान संचालक पर विधिवत कार्रवाई निर्देशित की है। तिलहरी में बालाजी बीका मिष्ठान भंडार में नमूने लिए गए हैं छेना के और कुंदा स्वीट्स के, और उसमें लगभग 100 किलोग्राम माने छेना के और मिठाइयाँ कुछ कीड़े लगे पाई गई, जिसे नष्ट करा दिया गया है घटना पर। नहीं, ये गोपनीय शिकायतें रहती हैं। ये हमारे फूड सेफ्टी ऑफिस कार्यालय हैं, वहाँ पर जा कर के शिकायत कर सकते हैं। कचपुरा की रेल पटरियों पर हाईकोर्ट के बाबू का क्षति विक्षिप्त हालत में मिला शव। संजीवनी नगर पुलिस ने शुरू की जांच। बीती दोपहर कचपुरा स्टेशन से महज 200 मीटर दूर एक व्यक्ति शव क्षति विक्षिप्त हालत में मिला, जिसकी सूचना संजीवनी नगर पुलिस को दी गई। गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे संजीवनी नगर थाना प्रभारी वीडी द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब मौके पर पुलिस पहुंची तो शव काफी बुरी तरह रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था, जिसका सिर, हाथ, पैर सब कुछ अलग अलग पड़ा हुआ था, जिसके कारण शिनाख्ती होने में काफी परेशानी जा रही थी। वहीं ट्रैक पर पड़े हाथ में आयुष जैसा कुछ टैटू बना हुआ था, जिसके बाद संजीवनी नगर पुलिस ने फोटो आदि अन्य थानों में भी सर्कुलेट किए। तभी संजीवनी नगर पुलिस को सूचना मिली कि गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शक्ति भवन क्षेत्र से एक 37 वर्षीय युवक अंकुर अग्रवाल, जो कि हाई कोर्ट में बाबू है, वह सुबह से गायब है। वहीं जब परिजनों को कचपुरा स्टेशन के पास मिले शव के अवशेषों में से हाथ में बने टैटू को दिखाया गया तो परिजनों ने शव को पहचान लिया और मृतक की पहचान अंकुर अग्रवाल उम्र 37 वर्ष के रूप में हो पाई। श्री द्विवेदी ने बताया कि प्रथम दृश्य मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि युवक बिना वाहन, बिना आइडेंटिटी मोबाइल के लिए सुबह सुबह अचानक किसी को बिना बताए ही निकल गया था, जिससे पूरा मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। वहीं एकाएक इस घटना के बाद से परिजन भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण फिलहाल कोई पुख्ता बात निकलकर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि युवक शादी के 4 वर्ष पहले हुई थी। वहीं संजीवनी नगर पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और मामले को जांच में लिया गया।
कल दोपहर में ऐसी रेलवे से सूचना आई थी, रेलवे के जो पॉइंट्समैन थे वो सूचना लेके आए थे कि एक ड्राइवर ने सूचना दी है कि आप तरफ की ट्रेन में कोई एक व्यक्ति जो है आकर के ट्रैक पे लेट गया है ट्रेन आते समय और उस कट गया है। इसी सूचना पर थाने में मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच पर से पता कैसी की गई, उसकी फ़ोटो वगैरह वायरल किए गए। उसके कलाई पे, दाहिनी कलाई पे आयुषी टाइप का लिखा था, आयुषी आयुषी टाइप का, क्योंकि लास्ट थोड़ा सा छत भी छत थी तो जो समझ में आ रहा था उस आधार पर अपन ने इसकी फ़ोटो वीडियो वायरल किए। तो शाम को ये क्लियर हुआ कि उनके कुछ दोस्त आए और बोले कि हमारा एक दोस्त है जो कि अंकुर अग्रवाल करके है, जो हाई कोर्ट में बाबू थे और ये घर से गायब हो गए थे सुबह से 10-11 बजे से। तो उनकी डेड बॉडी है जिनकी फिर पंचनामा कार्रवाई कर लाश को मेडिकल कॉलेज में मर्चुरी में रखवाया गया था। आज उनके परिजन आकर के उनकी शनाख्ती किए हैं और अभी पीएम कराया गया है और उनको लाश सुपुर्द की गई। क्या लगता है सर, क्या कुछ अभी तो परिजन शोकाकुल हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, पर चूँकि जो इनका प्रथम दृष्टया लगता है कि मोबाइल वगैरह कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स पास में नहीं रखा था, तो वो मरने की नीयत से ही आए थे, सुसाइडल है उनका। अब कारण क्या है, कारण जांच पे आए, उसके विषय में क्या समझ विवाहित थे। ये समझ में आ रहा था कि शायद पत्नी उनके साथ नहीं रह रही थी अभी कुछ समय से, जो भी उनको इस टाइप की जानकारी।